नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 40 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 40 सेंटीमीटर है, एडी बराबर 20 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है तथा एडी बीसी पर लंब है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को मुझे पता है कि कर लेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ज्यादा बड़े इस क्वेश्चन को सोल्व करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा दे रहा हूं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है सी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है कि बीसी बराबर 40 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो बीसी भुजा है इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है एडी बराबर 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों, एक रेखा खींची गई है एडी, एक रेखा खींची गई है एडी, और उसकी लंबाई हमें दिया गया है, उसकी लंबाई हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एडी बीसी पर लंब है। कह रहा है ये जो एडी है वो बीसी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार दोस्तों 40 दिया है, ऊंचाई हमें पता है, ऊंचाई यहाँ पर 20 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वास्तव में देखा जाए तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और वैसे भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके सामने लंब समद्विभाजक के बारे में लिखा है और परिकेंद्र के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, बताया गया है कि लंब समद्विभाजक क्या होता है और परिकेंद्र क्या होता है। बताया गया है दोस्तों आपको लंब समद्विभाजक क्या होता है और परिकेंद्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, लंब समद्विभाजक सबसे पहले हम पढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, लंब समद्विभाजक के बारे में बताया गया है कि लंब समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है। दोस्तों, लंब समद्विभाजक के बारे में बताया गया है कि लंब समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। दोस्तों, लंब समद्विभाजक के बारे में बताया गया है कि लंब समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे दोस्तों परिकेंद्र के बारे में बताया गया है। आगे परिकेंद्र के बारे में क्या बताया गया है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक, कह रहा है कि भैया कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, और परिकेंद्र को सी से दर्शाते हैं। ठीक है, कह रहा है परिकेंद्र को सी से दर्शाते हैं। आगे कह रहा है कि लंब समद्विभाजक जो होता है त्रिभुज के शीर्षों से होकर नहीं गुजरता है, त्रिभुज के शीर्षों से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। ठीक है, लंब समद्विभाजक क्या होता है पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये एक रेखा है, दोस्तों जैसे ये एक रेखा है, क्या है? रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये एक रेखा थी। दोस्तों, ये एक रेखा थी। ठीक है, अगर दोस्तों इस रेखा पर एक रेखा ऐसे लंबवत गिर रही है, एक रेखा ऐसे लंबवत गिर रही है, और ये रेखा 90 डिग्री के साथ साथ, ये रेखा 90 डिग्री के साथ साथ इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसी रेखा को हम कहेंगे लंब समद्विभाजक रेखा। क्या कहेंगे? लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। इसी को दोस्तों हम लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। दोस्तों, ये एक रेखा थी, और इस रेखा पर यदि कोई रेखा लंबवत गिर रही है और वो रेखा 90 डिग्री के साथ साथ इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये रेखा हमारी लंब समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब समद्विभाजक कहलाएगी। ठीक है, अब बात आती है लंब समद्विभाजक रेखा हम कैसे खींचते हैं। लंब समद्विभाजक रेखा कैसे खींचते हैं? ठीक है, मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये एक रेखा है,
ये एक कोई रेखा है, ठीक है, ये एक कोई रेखा है। अगर दोस्तों मुझे इस रेखा पर, दोस्तों ये एक रेखा है, अगर दोस्तों मैं इस रेखा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, अपना प्रकार दोस्तों मुझे लंब समद्विभाजक रेखा अगर इस रेखा पर खींचना है तो मुझे प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ पर रखकर आधी दूरी अपने प्रकार में भर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आधे से अधिक दूरी अपने प्रकार में भरने के बाद यहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे, और यहीं से एक चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोबारा प्रकार के नुकीले सिरे को यहीं पर रखकर फिर से एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और फिर से एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों दोनों चाप जहां पर मिल रहे हैं उस चाप को ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। और दोस्तों जब हम मिलाएंगे तो वो दोस्तों हमने अपने प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखा और यहाँ पर एक चाप मारा, और उसी नुकीले सिरे से और उसी जो दूरी हमने प्रकार में भर रही थी उसी दूरी से यहाँ पर एक चाप मारा, ठीक है। नुकीले सिरे को दूसरी बार यहाँ पर रखा और जितना दूरी भरा था उतने ही दूरी से यहाँ पर चाप लगाया और यहाँ पर चाप लगाया, ठीक है। दोस्तों जहां पर दोनों चाप काट रहे हैं उन दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो मिलाने पर आप देखेंगे कि ये दोनों मिलाने पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये वाली जो रेखा है इस रेखा को दो बराबर इस वाली रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों प्रतिच्छेद ये वाली रेखा इस वाली रेखा को प्रतिच्छेद तो कर रही है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि वो 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और साथ ही साथ इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है, 90 डिग्री के साथ साथ इस रेखा को 90 डिग्री बनाने के साथ साथ इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है। दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं, और इसी रेखा को हम कहते हैं दोस्तों लंब समद्विभाजक रेखा। क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। इसी चीज को दोस्तों हम लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक कहते हैं, लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको लंब समद्विभाजक रेखा पता चल गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको लंब समद्विभाजक रेखा पता चल गया होगा कि किसे कहते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भैया, हाँ, हमें ये बात तो पता चलेगा कि भैया लंब समद्विभाजक रेखा कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यदि किसी रेखा पर कोई रेखा अभिलंबवत गिर रही है और वो रेखा 90 डिग्री के साथ साथ उस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है तो वो रेखा क्या कहलाएगी, लंब समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब समद्विभाजक रेखा कहलाएगी, ठीक है। दोस्तों ये चीज तो हमें समझ में आ गया। अब परिकेंद्र क्या होता है, ये भी तो हमें जानना है, कहोगे हाँ, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि परिकेंद्र होता क्या है, ठीक है। दोस्तों परिकेंद्र के बारे में लिखा है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। कह रहा है कि भैया तीनों समद्विभाजक त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र को सी से दर्शाते हैं। कह रहा है लंब समद्विभाजक त्रिभुज के शीर्षों से होकर नहीं गुजरता है। कह रहा है लंब समद्विभाजक जो होता है त्रिभुज के शीर्षों से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। दोस्तों जैसे ये एक त्रिभुज है, दोस्तों ये एक त्रिभुज था। क्या था, त्रिभुज था। ये एक त्रिभुज था, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए ABC है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कहा गया कि इस परिकेंद्र के बारे में बताया गया कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं इस रेखा पर इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, ठीक है। दोस्तों इस वाली भुजा पर मैं एक लंब समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, ठीक है। एक लंब समद्विभाजक मैंने रेखा खींच दिया, ठीक है। अगर दोस्तों लंब समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, अगर दोस्तों इस वाली भुजा पर मैंने एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। क्या खींचा, लंब समद्विभाजक रेखा खींचा, ठीक है। अगर लंब समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो ये लंब समद्विभाजक रेखा इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा, एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा,
ठीक है। अगर लंब समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो इस वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट दिया होगा और 90 डिग्री का कोण बनाया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ से इसी प्रकार दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा, इस वाली भुजा पर मैंने लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। इसी प्रकार मैंने इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। इसी प्रकार इस वाली भुजा पर मैंने एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदु तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। क्या? इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसी बिंदु को हम कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? इसी बिंदु को दोस्तों हम परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहोगे परिकेंद्र। ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कल मैंने आपको लंब केंद्र के बारे में बताया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लंब केंद्र में दोस्तों हम अभिलंब खींचते थे सामने वाली भुजा पर। दोस्तों लंब केंद्र में हम त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तब जाकर लंब केंद्र बनता था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अलग है। यहाँ पर हम त्रिभुज के शीर्ष से नहीं खींच रहे हैं। त्रिभुज के शीर्ष से हम लंब समद्विभाजक नहीं खींच रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लंब समद्विभाजक त्रिभुज के शीर्ष से नहीं खींच रहे हैं। हम तो भुजा का लंब समद्विभाजक कर रहे हैं। और जब लंब समद्विभाजक है, मैं दोस्तों भुजा का लंब समद्विभाजक कर रहा हूं। ठीक है। और जब मैं भुजा पर लंब समद्विभाजक डाल रहा हूं तो तीनों जो है लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लंब केंद्र में जो अभिलंब खींचा जाता है वो शीर्ष से खींचा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लंब केंद्र में जो अभिलंब खींचा जाता है वो वास्तव में शीर्ष से खींचा जाता है सामने वाली भुजा पर। ठीक है। लेकिन परिकेंद्र में जो हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं वो वास्तव में शीर्ष से नहीं खींचा जाता है। क्या? शीर्ष से नहीं खींचा जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि परिकेंद्र क्या होता है और लंब समद्विभाजक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, लंब समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी रेखा पर अभिलंबवत गिरती है मतलब 90 डिग्री के का कोण बनाती है और साथ ही साथ उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों लंब समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद परिकेंद्र के बारे में मैंने आपको बताया कि भैया परिकेंद्र एक ऐसी, इसी प्रकार मैंने परिकेंद्र के बारे में बताया कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक दोस्तों इस भुजा का भी लंब समद्विभाजक और इस भुजा का भी और इस भुजा का लंब समद्विभाजक कह रहा है कि भैया त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। दोस्तों तीनों लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक और इस भुजा का लंब समद्विभाजक और इस भुजा का लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको परिकेंद्र के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि न्यून कोण का परिकेंद्र कहाँ होगा, समकोण का परिकेंद्र कहाँ होगा, अधिक कोण का परिकेंद्र कहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि न्यून कोण का परिकेंद्र कहाँ होगा, समकोण का परिकेंद्र कहाँ होगा और अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम इस चीज की भी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि भैया न्यून कोण का परिकेंद्र कहाँ होगा, समकोण का परिकेंद्र कहाँ होगा और अधिक कोण का परिकेंद्र कहाँ होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यून कोण के बारे में न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया है। क्या बनाया है? न्यून कोण त्रिभुज बनाया है।
ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसका नाम ABC है। जरूरी नहीं है नाम माना जाए, आपको केवल पता करना है, आपको केवल देखना है कि भैया इस न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ है। ठीक है, जरूरी नहीं है मानना होना। दोस्तों हमें पता करना है कि इस न्यून कोण का परिकेंद्र कहाँ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए हमें ये बात पता है कि भैया त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। अगर इस त्रिभुज का परिकेंद्र आपको पता करना है तो आप त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक खींचिए और जहां पर वो तीनों समद्विभाजक मिलेंगे उस बिंदु को हम परिकेंद्र करेंगे। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों पहली बार मैंने इस भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा, इस भुजा पर मैंने लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। पहली बार मैंने इस भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। ठीक, लंब समद्विभाजक रेखा दोस्तों मैंने इस भुजा पर खींचा। दोस्तों आपको तिरछा दिख रहा होगा, आपको ये जो लंब मैं समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ ये वास्तव में आपको तिरछा दिख रहा होगा। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए यहाँ पर बना रहा हूँ, तिरछा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा बनाऊंगा तो ये त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में दोस्तों जो लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक रेखा जो होता है वो त्रिभुज के शीर्ष से होकर नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहली बार लंब समद्विभाजक इस भुजा पर खींचा। अगर लंब समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? अब दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा, इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। ठीक है, इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। तो दोस्तों यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना होगा और ये भुजा दो बराबर भागों में बट गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा, लंब समद्विभाजक रेखा खींचा। तो ये भुजा भी दो बराबर भागों में बट गया होगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों लंब समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसी बिंदु को दोस्तों क्या कहते हैं कहोगे? इसी बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, दोस्तों आपने खुद देखा कि इस न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो कहाँ है? त्रिभुज के अंदर ही उपस्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस न्यून कोण का परिकेंद्र जो है त्रिभुज के अंदर ही उपस्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप एक बात गाढ़ बात लीजिए कि भैया न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। क्या? त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, आप ये बात गाढ़ बात लीजिए कि त्रिभुज का जो न्यून कोण होता है, त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है। अब दोस्तों हम जांच पड़ताल कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा कहोगे? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ ABC। जरूरी नहीं है नाम लिखना, केवल हमें पता करना है कि परिकेंद्र कहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करना है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे? देखिए अगर आपको परिकेंद्र पता करना है तो वास्तव में आपको तीनों लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। मैंने कहा इससे क्या होगा कहोगे? देखिए तीनों लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसलिए आपको तीनों लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींची, तो लंब समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा और ये भुजा दो बराबर भागों में बट गई होगी। ठीक है, दूसरी बार दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींची, इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा मैंने खींची, तो ये भुजा भी दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दूसरी बार दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींची और वो लंब समद्विभाजक रेखा दो बराबर भागों में बट गई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं
अब दोस्तों मैं इस कर्ण वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचने जा रहा हूं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कर्ण वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो कुछ ऐसे खींचा जाएगा। क्या? कुछ ऐसे खींचा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा तो ये 2 बराबर भागों में बट गया। इसी प्रकार इस वाली भुजा पर खींचा तो ये 2 बराबर भागों में बट गया। इसी प्रकार मैंने इस वाली भुजा पर 2 बराबर भागों इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा और ये भुजा 2 बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक तो हमें चीजें क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये भाग क्या है? 2 बराबर भागों में बट गया। कहोगे हाँ, मतलब ये बिंदु जो है कर्ण का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दोनों पीस जो है बराबर है। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये जो है मध्य बिंदु है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? कहोगे यार इसी। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि तीनों जो लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु एक तरह से देखा जाए तो कर्ण का मध्य बिंदु है। क्या है? कर्ण का मध्य बिंदु है। मतलब जो परिकेंद्र होता है, मतलब जो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि ये दोस्तों ये आपको पता है ये क्या है? मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दोनों भाग क्या है? बराबर है। अगर ये दोनों भाग बराबर है तो ये क्या है? मध्य बिंदु है। कहोगे हाँ, और इसी बिंदु पर तीनों लंब समद्विभाजक मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या? समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है कि भैया समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है। क्या? कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, तो दोस्तों पहली बार हमने देखा कि भैया न्यून कोण सबसे पहले दोस्तों हमने पता किया कि भैया न्यून कोण का परिकेंद्र कहाँ होता है। तो हमें पता चला कि भैया न्यून कोण का जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हमने पता किया समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। तो यहाँ पर निकल कर आया कि भैया समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र, यहाँ पर दोस्तों हमें पता चला कि भैया समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है और वास्तव में वो परिकेंद्र जो होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और वो परिकेंद्र जो होता है वास्तव में कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि अधिक कोण का परिकेंद्र कहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों मैंने आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया है। क्या? एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने, एक मिनट रुकिए, दोस्तों मैंने आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे इस अधिक कोण त्रिभुज का अगर परिकेंद्र पता करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, अगर आपको इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करना है, आपको इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करना है तो तीनों लंब समद्विभाजक खींचिए और जहां पर तीनों लंब समद्विभाजक मिलेंगे उस बिंदु को हम परिकेंद्र कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींची। इस वाली भुजा पर मैंने एक लंब समद्विभाजक रेखा खींची। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भुजा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार मैंने इस वाली भुजा पर अगर मैं एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा, कुछ इससे प्रकार खींचा जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भुजा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी।
ठीक है। अब दोस्तों मैं इस वाली भुजा पर एक लंबसम द्विभाजक खींचता हूँ। दोस्तों अब मैं इस वाली भुजा पर एक लंबसम द्विभाजक रेखा खींचता हूँ, तो अगर मैं लंबसम द्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो लंबसम द्विभाजक रेखा कुछ इस प्रकार होगी। ठीक, दोस्तों मैंने इस वाली भुजा पर एक लंबसम द्विभाजक रेखा खींचा और ये अगर लंबसम द्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ तो ये भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, कि तीनों लंबसम द्विभाजक, तीनों लंबसम द्विभाजक जो हैं, लंबसम द्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसी बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं कहोगे? इसी बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है त्रिभुज के बाहर स्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस अधिक कोण त्रिभुज के सामने मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, मतलब अधिक कोण के सामने, कर्ण के अधिक कोण त्रिभुज के सामने बाहर की तरफ होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र अंदर त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कर्ण पर होता है और कर्ण का मध्य बिंदु होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार आपको ये बात ध्यान रखना है कि अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, मतलब अधिक कोण त्रिभुज के, दोस्तों आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है अधिक कोण के सामने होता है। क्या? अधिक कोण के सामने होता है, मतलब त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। दोस्तों पूछ लेता है क्वेश्चन की बताइए समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, तो हम कहेंगे भैया समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है और अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, ये सब आपको पता चल गई होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों परिकेंद्र दोस्तों एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। दोस्तों परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। दोस्तों ये परिकेंद्र है कहोगे? हाँ। दोस्तों ये परिकेंद्र है। ठीक है, दोस्तों ये परिकेंद्र है और इस समकोण त्रिभुज का ये परिकेंद्र है और इस अधिक कोण त्रिभुज का ये परिकेंद्र है। ठीक है दोस्तों, परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब यहां से अगर इस शीर्ष की दूरी r सेंटीमीटर है तो यहां से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी, यहां से इस त्रिभुज के शीर्ष की दूरी भी r होगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि यहां से अगर इस शीर्ष के बीच की दूरी a है तो यहां से इस शीर्ष की दूरी भी a होगी, यहां से इस शीर्ष की दूरी भी a होगी। इसी प्रकार दोस्तों समकोण त्रिभुज में अगर इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र a है तो इसका मतलब यही है कि अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी r है तो इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी और इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी। ठीक है, इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में अगर इस अधिक कोण त्रिभुज का ये परिकेंद्र है तो ऐसी स्थिति में अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी a सेंटीमीटर है तो इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी a होगी और इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी a होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया दोस्तों परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। दोस्तों परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी r है तो इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी। ठीक है, इसी प्रकार इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी क्या होगी? r होगी। क्या होगी? r होगी। इसी प्रकार इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी क्या होगी? r होगी। ठीक है, आपको समझ में आया कहोगे? हाँ। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में अगर ये परिकेंद्र है, इसी प्रकार दोस्तों समकोण त्रिभुज में अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी r सेंटीमीटर है तो इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी। इसी प्रकार इस परिकेंद्र से
इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी r होगी, इस शीर्ष की दूरी भी r होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र यहाँ पर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी, मतलब अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी मतलब इस परिकेंद्र से अगर इस शीर्ष की दूरी r है, तो इसी परिकेंद्र से त्रिभुज के इस शीर्ष की भी दूरी भी r ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार इसी परिकेंद्र से त्रिभुज के इस शीर्ष की दूरी भी क्या होगी? r ही होगी। क्या होगी? r ही होगी। क्या होगी दोस्तों? r ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे यहाँ पर ज्यादा पेन चला हुआ ना दिखाई दे। ठीक है, दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने प्रकार उठाया दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अपने प्रकार में r सेंटीमीटर की दूरी भरूं और r सेंटीमीटर की दूरी, अगर दोस्तों मैं प्रकार में r सेंटीमीटर की दूरी भरूं और प्रकार का नुकीला सिरा यहां पर रखूं तो और अगर दोस्तों मैं प्रकार में r सेंटीमीटर की दूरी भरूं और इसे केंद्र मारकर एक वृत्त खींचूं तो वो वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगी। क्या? त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगी। इसी प्रकार त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगी। अगर दोस्तों मैं प्रकार में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भरूं और त्रिभुज के नुकीले सिरे को यहां पर रखूं और 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाऊं तो अगर 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाऊं तो वृत्त इस प्रकार बनेगा कि वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी मैं 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहां पर भी दोस्तों मैं 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर प्रकार के नुकीले सिरों को यहां पर रखकर एक वृत्त बनाऊं तो यहां पर भी एक वृत्त इस प्रकार ऐसा बनेगा। इसी प्रकार एक वृत्त यहां पर भी इस प्रकार बनेगा कि वो वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को इस प्रकार टच करेगा। त्रिभुज के तीनों शीर्षों को इस प्रकार टच करेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अपने प्रकार में यहां पर भी अगर 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहां पर प्रकार का नुकीला सिरा रखकर एक वृत्त बनाऊं तो यहां पर भी वृत्त इस प्रकार बनेगा। तो यहां पर भी वो वृत्त इस प्रकार बनेगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों को वो टच करेगा। त्रिभुज के तीनों शीर्षों को वो टच करेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरूं और 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर प्रकार के नुकीले सिरों को यहां पर रखकर एक वृत्त बनाऊं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो वो वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी अगर मैं 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर यहां पर प्रकार के नुकीले सिरों को रखूं और एक वृत्त बनाऊं तो वो वृत्त इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी अगर मैं 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर
प्रकार के नुकीले सिरों को यहाँ पर रखकर एक वृत्त बनाऊं तो वो वृत्त इस अधिक कोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करेगा। और ये तीनों वृत्त और ये वृत्त दोस्तों परिवृत्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिवृत्त कहलाएंगे। और ये वृत्त दोस्तों परिवृत्त कहलाएंगे। ठीक है, परिवृत्त कहलाएंगे। और ये वृत्त दोस्तों क्या कहलाएंगे? परिवृत्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिवृत्त कहलाएंगे। ठीक है। और दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये परिवृत्त जो है त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच कर लेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परिवृत्त जो होता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त को टच कर रहे हैं तो वो क्या है? परिवृत्त है। ठीक है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि परिवृत्त तो दोस्तों आपने और दोस्तों इन्हीं वृत्तों को हम कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। और इन्हीं वृत्तों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको परिवृत्त समझ में आ गया हो। ठीक है। और दोस्तों ये जो हमने अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी थी, इसी को हम कहते हैं परित्रिज्या। क्या कहते हैं दोस्तों? परित्रिज्या कहते हैं। इसी को हम कहते हैं परित्रिज्या कहते हैं। दोस्तों ये जो हमने 8 सेंटीमीटर की दूरी भरी थी, इसी 8 सेंटीमीटर दूरी को हम क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्रिज्या, मतलब वृत्त की त्रिज्या। क्या? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों। इसी को तो हमने केंद्र माना था यहाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो इस वृत्त का तो इस प्रकार देखा दोस्तों, ये आपको पता है कि ये परिकेंद्र है। हाँ ना कहोगे? हाँ। और आपको ये बात पता है और ये भी बात पता है कि ये वृत्त जो है इसी को केंद्र मानकर खींचा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो परिकेंद्र होता है एक तरह से वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो परिकेंद्र होता है एक तरह से देखा जाए तो परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। 8 सेंटीमीटर की दूरी मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर जो हमने वृत्त खींचा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर हमने वृत्त खींचा था कहोगे? हाँ। और इसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या को हम कहेंगे परित्रिज्या। ठीक है। और दोस्तों ये आपको पता है कि ये परिकेंद्र है। आपको ये बात पता है कि ये परिकेंद्र है। ठीक है। ये बात परिकेंद्र है। आपको ये बात पता है कि ये परिकेंद्र है और इसी को हमने केंद्र मानकर ये वृत्त खींचा है। तो इसलिए हमें ये बात भी समझना होगा कि भैया परिकेंद्र एक तरह से परिवृत्त का केंद्र होता है। क्या? परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं दोस्तों। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। हाँ ना कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर वृत्त को खींचा है कहोगे? हाँ। तो ये 8 सेंटीमीटर की जो दूरी है ये भी परित्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परित्रिज्या कहलाएगी। ये भी हमारी परित्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। और ये वृत्त दोस्तों इसी प्रकार ये वृत्त हमारा परिवृत्त कहलाएगा। दोस्तों आपको पता है कि ये क्या था कहोगे? ये तो हमारा परिकेंद्र था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी को केंद्र मानकर ये वृत्त बनाया गया है कहोगे? हाँ। तो मैं कह सकता हूं कि इस परिवृत्त का ये क्या है? केंद्र है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि भैया परिकेंद्र जो होता है एक तरह से परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी हमने 8 सेंटीमीटर दूरी भरकर अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भरकर वृत्त को बनाया था कहोगे? हाँ। और इसी 8 सेंटीमीटर दूरी को हम कहते हैं परित्रिज्या। क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। परित्रिज्या कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये क्या था कहोगे? ये तो परिकेंद्र था अधिक कोण त्रिभुज का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये परिकेंद्र था अधिक कोण त्रिभुज का और इसी को केंद्र मानकर हमने वृत्त बनाया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कहोगे? हाँ। अगर इसी को केंद्र मानकर हमने वृत्त बनाया है तो मैं कह सकता हूं कि इस परिवृत्त का ये क्या है? केंद्र है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परिकेंद्र जो होता है परिवृत्त का एक तरह से सेंटर होता है। क्या? परिकेंद्र जो होता है एक तरह से परिकेंद्र जो होता है परिवृत्त का सेंटर होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ये क्या है? इस वृत्त का दोस्तों ये एक तरह से परिवृत्त का क्या है? केंद्र है कहोगे? हाँ। यहां से यहां तक की दूरी ये भी क्या है? आर है। यहां से यहां तक की ये भी दूरी आर है।
दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से भी यहाँ तक की भी दूरी त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमने 8 सेंटीमीटर दूरी भरकर इस वृत्त को बनाया था, इसलिए ये जो दूरी है, ये जो दूरी कहलाएगी, मतलब 8 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो वास्तव में परित्रिज्या कहलाएगी, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या। क्या? परिवृत्त की त्रिज्या। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि परिकेंद्र होता क्या है, परिकेंद्र होता क्या है, परित्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि परिकेंद्र क्या होता है, परित्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही चीज जो दोस्तों मैंने आपको समझाया है, जो दोस्तों मैंने आपको समझाया है, उसी के बारे में जो दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है, दोस्तों जो मैंने आपको समझाया है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने स्लाइड पर लिखा गया है। आपको केवल यहाँ पर समझना है, आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चन को समझना है, आपको यहाँ पर केवल समझना है। ठीक है, और इस पर आधारित आइए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है दोस्तों, जो मैंने पॉइंट बताए हैं, जो मैंने पॉइंट बताए हैं यहाँ पर निकालकर, उस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, उस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। आपको ये बात ध्यान रखना है कि भैया ये परिकेंद्र जो होता है परिवृत्त का एक तरह से केंद्र होता है, ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और ये आपको दूसरी चीज याद रखनी है कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है, और वो कर्ण पर तो स्थित होता है लेकिन कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ये भी तो मैंने बताया है। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भैया समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कर्ण पर स्थित होता है, और कर्ण पे देखा जाए तो कर्ण का भी मध्य और समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये कर्ण पर तो स्थित होता है लेकिन कर्ण का मध्य बिंदु होता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, इसी प्रकार याद रखनी है कि भैया अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज के बाहर होता है, मतलब अधिक कोण के सामने होता है। ठीक है, इसी प्रकार न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ये चीजें सब क्लियर है कहोगे हाँ, ये सब चीजें हमारी क्लियर हो गई। हमने कहा ठीक है, आइए दोस्तों इस पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ABC, क्योंकि इसमें त्रिभुज का जिक्र किया गया है। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि भैया त्रिभुज ABC का, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये परिकेंद्र O है। ठीक है, तो दोस्तों ये वास्तव में दोस्तों आपको पता है, आपको ये बात पता है कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक खींचा गया था, और इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक खींचा गया था, और इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक खींचा था, और तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे थे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसी बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता चल गया कि भैया तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे थे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, क्योंकि आपको बात पता है कि तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसी को परिकेंद्र कहते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारा परिकेंद्र है वो। ठीक है दोस्तों, आपको पता है अगर मैं इस बिंदु को, अगर आपको पता है कि परिकेंद्र जो होता है परिवृत्त की, दोस्तों आपको पता है कि परिकेंद्र जो होता है एक तरह से परिवृत्त का केंद्र होता है। हाँ कि ना, कहोगे दोस्तों आपको पता है कि परिकेंद्र जो होता है एक तरह से परिवृत्त का दोस्तों आपको ये बात भारी भांति पता है कि परिकेंद्र जो होता है परिवृत्त का एक तरह से केंद्र होता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात पता है कि परिकेंद्र जो होता है परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर परिवृत्त भी बना लिया। ठीक दोस्तों ये जो परिकेंद्र है, दोस्तों ये जो परिकेंद्र है इस परिवृत्त का केंद्र है, इस परिवृत्त का केंद्र है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BAC बराबर 85 डिग्री है। कह रहा है BAC बराबर 85 डिग्री है। BAC कह रहा है ये वाला जो कोण है वो 85 डिग्री है, 85 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आगे कह रहा है कि BCA बराबर 75 डिग्री है। BCA बराबर 75 डिग्री है।
कह रहा है ये वाला जो कोण है 75 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बताइए ओ ए सी का मान बताइए, ओ ए सी का मान बताइए। कह रहा है ओ ए सी का मान बताइए। दोस्तों हमसे कह रहा है कि ओ ए सी का मान बताइए। ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये देखा जाए तो परिवृत्त का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी सी में त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 कहोगे हाँ। इस 180 में से ए और सी की भागीदारी देखा जाए तो 160 डिग्री की है, 160 डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूँ कि बी की भागीदारी 20 डिग्री की है कि नहीं कहोगे हाँ। मतलब ये वाला जो कोण है 20 डिग्री है, ये वाला जो कोण है 20 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस व्यास से, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस जीवा से वृत्त के केंद्र पर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस जीवा से वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाया गया है और इसी जीवा से वृत्त पर एक कोण बनाया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि वृत्त के केंद्र, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, वृत्त पर बने कोण, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वृत्त के केंद्र पर बना कोण, दोस्तों अगर इस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है, तो आप मुझे बताइए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण है कितना। तो वे देखिए, अगर इस जीवा द्वारा वृत्त पर 20 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 40 डिग्री है कहोगे हाँ। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कहोगे हाँ। यहाँ तक क्लियर हो गई। दोस्तों ये क्या था कहोगे, ये एक तरह से इस परिवृत्त का केंद्र था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि भैया परिकेंद्र जो होता है परिवृत्त का केंद्र होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि परिकेंद्र जो होता है एक तरह से परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, परिकेंद्र है, परिवृत्त का केंद्र है कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या कहलाएगी। दोस्तों ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है कहोगे हाँ। दोस्तों आप ओ ए सी त्रिभुज में देख रहे हैं कहोगे हाँ। ओ ए सी त्रिभुज में हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओ ए सी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ओ ए सी त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है। आपको बात पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा, इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा, इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ओ ए सी त्रिभुज में ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये दोनों समान कोण होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ये दोनों समान कोण होंगे। ठीक है दोस्तों, ओ ए सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ओ ए सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इस 180 डिग्री में से ओ पर बनने वाला कोण 40 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और सी पर बनने वाले कोण का योग 140 डिग्री होगा, 140 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ए और सी पर बनने वाला, ओ ए सी त्रिभुज में ए और सी पर बनने वाले कोण का योग 140 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा है कहोगे हाँ। मतलब दो समान कोणों का योग 140 डिग्री है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 140 डिग्री है तो आप मुझे बताइए उनमें से प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे 70 डिग्री का होगा। क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ये वाला कोण भी हमारा 70 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए ओ ए सी का मान क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ ओ ए सी कोण ओ ए सी का मान 70 डिग्री होगा। क्या होगा,
70 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओ उस त्रिभुज का परिकेंद्र है। कह रहा है ओ उस त्रिभुज का परिकेंद्र है जिसका कोण ए बराबर 50 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोण ओ बी सी और कोण ओ सी बी के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु पी पर काट रहे हैं, तब बताइए बी पी सी का मान क्या होगा? कोण बी पी सी का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर कोण मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में कोण बी पी सी था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ उस त्रिभुज का परिकेंद्र है जिसका कोण ए 50 डिग्री है, और आगे कह रहा है ओबीसी बराबर ओबीसी और ओसीबी का कोण समद्विभाजक किया गया है और वो पी बिंदु पर मिल रहे हैं, पी बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोण बीपीसी का मान बताइए। ठीक, तो दोस्तों मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये वाला जो कोण है वो 50 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 50 डिग्री दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है ओ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ उस त्रिभुज का परिकेंद्र है जिसका कोण ए 50 डिग्री है। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है इसका परिकेंद्र ओ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, परिकेंद्र ओ है। ठीक है दोस्तों, अगर ये परिकेंद्र है तो मैं कह सकता हूं कि तीनों इस त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक, इस त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये परिकेंद्र है, अगर दोस्तों ये परिकेंद्र है, अगर दोस्तों ये परिकेंद्र है इस त्रिभुज का, तो मैं कह सकता हूं कि तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे थे। यहां तक चीजें क्लियर है? हो गया? हाँ, यहां तक चीजें तो क्लियर है, यहां तक तो चीजें क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे दोस्तों कह रहा है कि यदि ओबीसी और ओसीबी के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को पी पर काटते हैं। कह रहा है कि ओबीसी और कोण ओसीबी के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को पी पर काटते हैं। ठीक है, ओबीसी कह रहा है इस वाले त्रिभुज का, ओबीसी त्रिभुज कह रहा है कि ओबीसी और ओसीबी के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, कह रहा है ओ बी सी के, कह रहा है इस ये वाला जो कोण है, कह रहा है ये वाला जो कोण है इसका कोण समद्विभाजक किया जाता है। इसी प्रकार कह रहा है, इसी प्रकार कह रहा है, इसी प्रकार कहा जा रहा है, इसी प्रकार कहा जा रहा है कि ये जो ओ सी बी कोण है इसका भी कोण समद्विभाजक किया जाता है, इसका भी कोण समद्विभाजक किया जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों कोण समद्विभाजक जो है, कह रहा है कि दोनों कोण समद्विभाजक जो है पी बिंदु पर मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? पी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बताइए बीपीसी का मान क्या होगा? बीपीसी का मान क्या होगा? ये वाला कोण हमसे पूछ रहे कहोगे? हाँ। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? कहोगे ये परिकेंद्र था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि यह परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो परिवृत्त का केंद्र होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये परिकेंद्र जो है परिवृत्त का केंद्र है। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर परिवृत्त भी बना लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र है। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ये क्या है? कहोगे ये परिकेंद्र है। मतलब कहोगे मतलब इस वृत्त का केंद्र है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप बीसी जीवा को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। बीसी जीवा को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। दोस्तों बीसी जीवा के द्वारा वृत्त पर 50 डिग्री का कोण बनाया गया है और इसी बीसी जीवा के द्वारा केंद्र पर भी एक कोण बनाया गया है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वृत्त पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर दोस्तों इस जीवा द्वारा वृत्त पर 50 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर इसका दुगना कोण बनाया जाएगा। मतलब कहोगे मतलब यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कितने डिग्री का बनाया जाएगा? कहोगे 100 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि भैया बीसी जीवा के द्वारा यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बनाया जा रहा था। मतलब बीओसी मतलब कोण बीओसी का मान जो है 100 डिग्री है। यहां तक चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ। यहां तक क्लियर है।
ठीक दोस्तों, ओबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों ओबीसी त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, ओबीसी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओबीसी त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण 100 डिग्री है और इसी त्रिभुज में कोण बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और इसी त्रिभुज में कोण सी से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और दोनों कोण समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रही है। तो आप मुझे बताइए, अगर ओबीसी त्रिभुज में ओ पर बनने वाला कोण 100 डिग्री है और उसी त्रिभुज में कोण बी से और कोण सी से कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है और वो पी बिंदु पर मिल रही है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा 90 प्लस इस कोण यहाँ पर बने कोण का आधा होगा। 90 प्लस यहाँ पर बने कोण का आधा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा है कितना कहोगे, यहाँ पर बनने वाले कोण का आधा 50 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, तो आपने कहा कि भैया यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 90 प्लस इस कोण का आधा होगा। 90 प्लस क्यू पर बने कोण का आधा होगा। मतलब कहोगे मतलब 140 डिग्री होगा। 140 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 140 डिग्री होगा कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना था, आपको इसका आधा करना था और जो आता उसमें 90 ऐड कर देना था। इसका आधा होगा 50 में मैंने 90 जोड़ दिया तो आ गया 140। ये मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 140 डिग्री होगा। यहाँ पर बनने वाला कोण 140 डिग्री होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज एबीडी का कह रहा है कि निम्न आकृति में एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज एबीडी होना चाहिए था। ठीक है, कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि एसीडी का क्षेत्रफल 143 सेंटीमीटर हो। कह रहा है कि यदि एसीडी का क्षेत्रफल 143 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैंने करवाए भी हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये त्रिभुज आपके सामने बनाने की कोशिश की है। जैसा फिगर में दिखाया गया है, जैसा दिखाया गया है वैसा मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है डॉट डॉट करके। ठीक है, और ये बीसी से जहां पर मिल रही है उसका नाम डी है। दोस्तों बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 5:11 है। दोस्तों बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 5:11 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे कहोगे हाँ। दोस्तों इसका क्षेत्रफल, दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 143 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 143 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 143 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का शीर्ष ये है और इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी शीर्ष यही है। हाँ कि नहीं हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं इस आकृति में देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज का शीर्ष ये है और इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज का शीर्ष ये है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि दोनों त्रिभुज का शीर्ष एक ही है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि यदि दो या दो से अधिक त्रिभुजों का शीर्ष एक ही होता है, दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का शीर्ष एक ही होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का होता है। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के आधार का क्षेत्रफल 5 अनुपात है। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 5:11 है। दोस्तों आपको ये बात पता है कि यदि 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का होता है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 5:11 है। अगर दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 5:11 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी 5:11 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 11 यूनिट है। ठीक है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से हमें पता चल गया कि भैया अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 11 यूनिट है। लेकिन वास्तव में कह रहा है कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 143 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 11 यूनिट बराबर 143 सेंटीमीटर के, मतलब 11 यूनिट बराबर 143 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, देखिए 11 × 11 11 × 33 13 के। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
कहोगे देखिए अगर 11 यूनिट बराबर 143 सेंटीमीटर स्क्वायर के तो 1 यूनिट बराबर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, अगर हमें त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बताना है तो 5 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ दोस्तों, 1 यूनिट का क्षेत्रफल है, 1 यूनिट का क्षेत्रफल 113 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 5 यूनिट का क्षेत्रफल कितने यूनिट के बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट का क्षेत्रफल अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर के तो 5 यूनिट बराबर कितने की होगा? कहोगे 5 यूनिट बराबर देखा जाए तो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर के होगा, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर के होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जो होगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है एसी बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है एबीसी त्रिभुज में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है बीडी डीई और ईसी का, कह रहा है बीडी डीई और ईसी का जो अनुपात है 1:2:1 है। ठीक है, कह रहा है बीडी डीई और ईसी भुजा का जो अनुपात है 1:2:1 है। कह रहा है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों इसका नाम है ए बी सी। क्या है? ए बी सी है। ठीक है दोस्तों, यहां से एक ऐसे रेखा खींची गई है डॉट डॉट करके, यहां से एक ऐसी रेखा खींची गई है डॉट डॉट करके। ठीक है, जो बीसी को डी पर मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार यहां से एक और रेखा ऐसे खींची गई है डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके, जो बीसी को ई पर मिलती है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। कह रहा है ये वाली जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो बीसी है 8 सेंटीमीटर, इस वाली भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है और इस वाली भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, आप भुजा आप 6, 8 और 10 देख करके दोस्तों आपको 6, 8, 10 भुजा देख करके ही समझ गए होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आप 6, 8, 10 भुजा देख कर ही समझ गए होंगे कि ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर भुजा 6 है, 8 है और 10 है तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये एक तरह से कहोगे देखिए, ये अगर भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूँ ये एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार एक तरह से हम चाहे 6 मान ले चाहे 8 मान ले, बात एक ही है। मैंने कहा ठीक है, तो भैया मान लेते हैं 6 आधार है। ठीक है, ऊंचाई तब क्या होगी? हो गया 8 होगी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो 6 48 आएगा और भाग करूंगा तो आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब एबीसी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि भैया बीडी डीई और ईसी का जो अनुपात है, बीडी डीई और ईसी भुजा का जो अनुपात है 1:2:1 है। कह रहा है, मैं इसे मिटा देता हूँ। कह रहा है कि ये जो बीडी भुजा है इसका, कह रहा है ये जो डीसी भुजा है इसका, और कह रहा है कि ये जो ईसी भुजा है इसका जो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो, इनकी भुजाओं का जो अनुपात है 6:8:10 है, 1:2:1 है, 1:2:1 है। हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों आप बी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों बी डी ए त्रिभुज का शीर्ष ये है। इसी प्रकार डी ए ई त्रिभुज का भी, इसी प्रकार दोस्तों डी ए
ई त्रिभुज का शीर्ष भी वही है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ई ए सी त्रिभुज का शीर्ष भी वही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस आकृति में देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुज का शीर्ष एक ही है। दोस्तों आप यहाँ पर इस आकृति में देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुजों का शीर्ष एक ही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि भैया तीनों त्रिभुजों का शीर्ष एक ही है, मतलब ये बिंदु है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और आपको ये बात भली बात ही पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो वास्तव में आधार के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों इन तीनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 1:2:1 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन तीनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 1:2:1 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी 1:2:1 होगा, 1:2:1 होगा। मतलब कहोगे मैंने कहा कि मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट होगा और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से पता चलेगा कि भैया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इस वाले का 2 है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरह से देखा जाए तो इस प्रकार पूरे त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो 4 यूनिट होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन वास्तव में हमें पता है कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 6 के। 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का हमें इस वाले त्रिभुज को इसका क्षेत्रफल बताना है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से 2 यूनिट था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट बराबर आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 2 यूनिट बराबर एक तरह से देखा जाए 2 यूनिट बराबर देखा जाए तो आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो भुजा है बीसी को, एडी और बीसी भुजा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी को 2:3 में विभाजित करता है। कह रहा है एडी जो भुजा है बीसी भुजा को, यहाँ पर भुजा होना चाहिए था, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी को 2:3 में विभक्त करता है। आगे कह रहा है तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक मिनट, दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक। दोस्तों एडी जो भुजा है दोस्तों, ये एडी जो भुजा है दोस्तों, एक रेखा ऐसे खींची गई है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। कह रहा है ये जो एडी भुजा है बीसी को 2:3 में विभक्त करती है। मतलब अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बीडी की लंबाई यदि 2 है तो डीसी की लंबाई 3 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज का शीर्ष ये है और इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष यही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपको ये बात पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जोड़ के आधार का होता है। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात 2:3 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी 2:3 होगा। मतलब अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 यूनिट होगा। क्या होगा, 5 यूनिट होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि ये 40 है, मतलब 5 यूनिट बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने का, कहोगे 1 यूनिट बराबर 8 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए बी डी का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 8 के है तो 2 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 2 यूनिट बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब
मतलब ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरह से देखा जाए तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।